ओके, सो लेट मी। आवाज आ रही है? एक बार देखो जरा, वॉइस क्लियर है? चैट बंद करो, ठीक है। वॉइस ठीक है? वॉइस आ रही है? हेलो, वॉइस आ रही है? ठीक है, यस है ना। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग H2O2। पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑफ क्या करा था? हम लोगों ने पिछले क्लास में ये कर लिया था। लेक्चर 7 में अपलोड कर दूंगा, है ना। ठीक है, अभी वो क्या है कि कई बार उस दिन इंटरनेट ब्रेक हुआ था, तो बहुत टुकड़े टुकड़े में 10-10 मिनट की 3-4 रिकॉर्डिंग है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो जोड़ नहीं पा रहा हूँ। या तो फिर मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके जो है ना मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्लास जो है ना कल खत्म कर देंगे आपका। ये वाला जो है ना ऑक्सीजन फैमिली कल खत्म हो जाएगा, आप चिंता मत करो, ठीक है। ए फेज का खत्म हो गया, आपका भी खत्म हो जाएगा, है ना, खत्म हो गया अभी। तो नेक्स्ट, बिना टाइम खराब किए आप लोग लिखो H2O2। H2O2 जो है ना, दैट कॉल हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह वो सब चीजों में तो आपने कहीं ना कहीं यूज किया ही होगा, है ना। H2O2 का ओपन बुक शेप स्ट्रक्चर होता है, H2O2 का ऐसा बोलते हैं, ओपन बुक शेप स्ट्रक्चर होता है, ऐसा यूं रहता है ना। और इस तरीके से बोलते हैं कि ये ओपन बुक शेप होता है। ओपन बुक शेप स्ट्रक्चर होता है ना। H2O2 का ओपन बुक शेप स्ट्रक्चर जो है ना वो रहता है, तो इस तरीके से रहेगा। क्लियर हो गया, है ना। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन की, कि प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो प्रिपरेशन जो है ना, पिछले क्लास में भी मैंने बताया था। वैसे तो सोडियम परऑक्साइड का एक रिएक्शन लिखा था वाटर के साथ, लिखा था सोडियम परऑक्साइड का वाटर के साथ एक रिएक्शन लिखा था, है ना। एक मिनट देना मुझे। ठीक है, चलो, अब पढ़ाई करते हैं ना, टाइम नहीं खराब करते। ओके, सो नाउ हाइड्रोजन परऑक्साइड का सबसे पहले करते हैं प्रिपरेशन, है ना। प्रिपरेशन करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का। हाइड्रोजन परऑक्साइड का सबसे पहले करेंगे प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन करने के लिए क्या होगा कि आप पहला जो है ना वो ये है कि जैसे सोडियम परऑक्साइड आप ले लो, और सोडियम परऑक्साइड लेने के बाद आप डाइल्यूट जो है ना वो आप ले लीजिए H2SO4, लगभग 20% है ना, 20% के आसपास। तो इससे रिएक्शन करा दीजिए, तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा Na2SO4 प्लस H2O2। एक तो तरीका ये है, कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, Na2O2 और H2SO4 का आपस में रिएक्शन करा के क्या कर सकते हो, Na2SO4 और H2O2 बना सकते हो, ठीक है। अब आपको मैं एक्सप्लेन करूं तो आपको पिछले क्लास में मैंने क्या किया था, पिछले क्लास में मैंने Na2O2 का वाटर के साथ रिएक्शन कराया था। तो मैंने क्या बनाया था? मैंने बनाया था 2NaOH प्लस H2O2 बनाया था। ये प्रीवियस क्लास में बताया था आपको कि परऑक्साइड जो है ना पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaOH और H2O2 बनाता है ना। ये आपके प्रीवियस क्लास का है, ठीक है। तो इस तरीके से था, ये प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था। हाँ, तो अब ये जो प्रीवियस क्लास में मैंने जो बताया था, इसमें NaOH बन रहा है, NaOH बेसिक है, और जो अभी ये जो रिएक्शन लिखा है उसमें आप H2SO4 में ला रहे हो। तो बेसिकली तुम्हें ये अंडरस्टैंडिंग तो आ गई होगी कि ये जो H2SO4 ने पानी में जाके क्या किया होगा, इससे रिएक्ट किया होगा, ये आपस में रिएक्ट किए होंगे, ये आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। और इन दोनों की रिएक्शन से ही क्या बना है, Na2SO4 बना है। H2O2 जैसा यहाँ पे था वैसे ही यहाँ पर है। तो ये तरीका है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, है ना, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है समझने का, है ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी इस पर। तो आप देख लो इसको, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। इस तरीके से कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, है ना। डन। तो इसे नोट करो, आगे बढ़ते हैं इसके बाद, है ना। इसमें दूसरा जो तरीका है वो ये है कि रिएक्शन विद बेरियम परऑक्साइड,
ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड था रिएक्शन विद हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड। तो हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो नहीं, वो जो O2 बना था किसने लिखा है, अरुण ने लिखा, किसने लिखा है, हाँ, O2 जो बना था उसमें हॉट वाटर था। यहाँ पे कोल्ड कंडीशन लिख लो, आप चाहो तो यहाँ भी लिख दो कोल्ड कंडीशन, आप यहाँ पे कोल्ड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे H2SO4 में कोल्ड कर दो ब्रैकेट में। वो हॉट वाटर कंडीशंस में क्या होगा, H2O2 डिकम्पोज करके क्या बना देगा, H2O2 डिकम्पोज करके क्या बना देगा, H2O और क्या बना देगा, O2 बना देगा, है ना, डिकम्पोज करने के बाद इस तरीके से होगा। आ रही फील इस बात की है ना, ये वाली आवाज समझ में आ रही है। हाँ, तो बेरियम परऑक्साइड के साथ जो रिएक्शन होती है उसमें बेरियम परऑक्साइड हमें कैसा लेना होता है, हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड लेना होता है। और जो हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड होता है, ठीक है, उसका लेना जरूरी भी है। ये आप चाहो तो अभी मैं 1 मिनट रुकना, मैं जरा सीट शेयर करता हूँ आपको, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक बार देख लो, जरा अपना सीट भी देख लो। हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड जो होता है उसमें BaO2 है और BaO2.8H2O, ये हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड है, BaO2.8H2O। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग H2SO4 मिला रहे हैं। ये 20% के आसपास ही है, ज्यादा नहीं है इसकी कॉन्सेंट्रेशन, और ये आइस कोल्ड है ना। आइस कोल्ड होने का रीजन आप समझ गए होंगे, H2O2 जो बनेगा, वरना वो डिकम्पोज कर जाएगा हीट की वजह से। यहाँ पे BaSO4 का प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट PPT बनता है, और यहाँ पे H2O2 बनता है ना। BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है और H2O2 बनता है, और ये 8 वाटर पार्टिकल जो है ना वो बाहर आ जाते हैं ऐसे करके। यहाँ पे क्वेश्चन बोला जाता है कि हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड लेना जरूरी क्यों है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसका रीजन है कि अगर आपने एनहाइड्रस लिया तो जो BaSO4 है, BaSO4 जो व्हाइट एसिड काफी भारी भी होता है, उसको वाटर पार्टिकल निकालने में हेल्प करते हैं। वाटर पार्टिकल जो है ना इसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं, आधा घटाने में। वरना अगर आप हाइड्रेटेड नहीं लोगे तो जो ये BaSO4 है, ये BaSO4 क्या करेगा, जो बेरियम परऑक्साइड है उसके ऊपर में क्या करेगा, फिल्म की तरह जम जाएगा और फिर से फर्दर अटैक होना बंद कर देगा। तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है, बंद हो जाती है ना। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन जो है ना बंद हो जाती है। और आइस कोल्ड होने का ठीक है, ठीक है, आइस कोल्ड होने का क्या होगा, आइस कोल्ड होने का रीजन जो है ना वो यही है, आइस कोल्ड होने का जो रीजन है वो यही है कि H2SO4 जो है ना, अगर यहाँ पे एक्सोथर्मिकली रिएक्ट करेगा और वो हीट जो है ना H2O2 को डिकम्पोज कर सकती है, तो आपको आइस कोल्ड रखना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से जो होगा, डाइल्यूट H2SO4 ही है, चिंता मत, हाँ डाइल्यूट H2SO4 ही है। थोड़ा सा मैं इसके बाद 20% इसकी कॉन्सेंट्रेशन है बाई वेट, है ना, 20% जो है ना बाई वेट इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखी हुई है ना, 20%। ओके, आप यहाँ से आप चाहे तो इसकी, यहाँ से आप चाहे तो इसकी मोलरिटी वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है, ये सब कर सकते हो। ओके, चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा सीट का एक राइट अप है, मैं पहले थोड़ा सा वो भी पढ़ा देता हूँ, तो उसमें से 1-2 लाइन अगर आपको लिखनी होगी तो कर लेंगे, है ना। फर्स्ट रीजन समझ में नहीं आया, फर्स्ट रीजन में ये था, एक मिनट पहले मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ फिर तुमको बताता हूँ, ठीक है। ओके, तो पहले तो आप इसको पढ़ो, है ना, ये लिखा है लेबोरेटरी मेथड जो लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ो। ये है बेरियम परऑक्साइड, ये मत करो, 1 मिनट रुको, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेरियम परऑक्साइड जो है ना, बेरियम परऑक्साइड जो लिखा हुआ है, देखो ये लाइन पढ़ो आप इसको, है ना, ये पूरा पढ़ो यहाँ तक, है ना, पूरा पढ़ो। क्या लिखा है कि BaSO, ये देखो पहला लाइन में क्या लिखा है, BaSO4 इज फिल्टर्ड टू गेट एक्वस बेरियम परऑक्साइड, जिसको मैंने अंडरलाइन किया था अभी। अब इसके बाद पढ़ो, द रिएक्शन बिटवीन एनहाइड्रस बेरियम परऑक्साइड एंड H2SO4 is slow and practically ceases after some time due to the formation of protective layer। ये लिखा है देखो प्रोटेक्टिव लेयर के बारे में, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ BaSO4 on BaO2। तो जो BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा वो प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा किसके ऊपर में, खुद BaO2 के ऊपर। सो कहता है कि सो हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड इज यूज्ड
तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड क्यों यूज किया जाता है, उसके लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप समझ में आ गया होगा आपको, है ना, ये वाला बात है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि सिंस H2SO4 कैन डिकम्पोज H2O2 एट हायर टेम्परेचर, therefore the reaction should be carried out at low temperature or H3PO4 is used in place of H2SO4 because H2SO4 की रिएक्शन थोड़ी सी एक्सोथर्मिक ज्यादा होगी, तो इट्स बेटर कि वी कैन यूज H3PO4 आल्सो, है ना। तो ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये 2 पॉइंट जो है ना आप अभी लिखना चाहो, इतना जो है ना, ये जितना मैंने अभी इसको ब्लू किया है, इतने को आप अभी लिखना चाहो तो आप अभी लिख लो, बाद में लिखना चाहो स्पेस छोड़ के बाद में लिख दो। ये बात मैंने समझा दी है, ठीक है। अब मैं बोर्ड पे इतना लिखूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, आप अगर टाइम चाहते हो तो आप टाइम लेके लिख लो, ठीक है, आप टाइम लेके लिख लो। बाकी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं देख ले रहा हूँ अभी क्या है क्वेश्चन आपने लिखे हैं, है ना, वो मैं देख लेता हूँ, है ना। तो मैं आपको, हाँ, समझाने वाली बात जो है ना वो आपको मैं फिर से समझाता हूँ, है ना, वो देख लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो जो मैं समझा रहा था मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे जो अगर जो वाटर पार्टिकल है, जो वाटर पार्टिकल इसको निकालने में हेल्प करते हैं, वरना ये बेरियम पेरोक्साइड के ऊपर ही रुक जाएगा, ऊपर रुक जाएगा तो उसके ऊपर प्रोटेक्टिव फिल्म बना लेगा, किसके ऊपर में, बेरियम पेरोक्साइड के ऊपर में। तो फर्दर जो आप H2SO4 में ला रहे हो ना, उसका अटैक क्या होगा, उसका जो रिएक्शन है वो बंद हो जाएगा। इसलिए हम लोग हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड यूज करते हैं। ठंडा क्यों यूज करते हैं, क्योंकि H2SO4 की रिएक्शंस कैसी होंगी, पानी के साथ कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है ना, हीट पकड़ता है, डाइल्यूशन करने पे हीट करता है। तो हीट करता है तो हीट से पकड़ के क्या करेगा, ये H2O2 को डिकम्पोज कर देगा, तो आपको आइस कोल्ड रखना पड़ता है। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप उसके प्लेस पे आप H3PO4 यूज कर लो, है ना, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, इसको जो है ना इसको नोट कर लो आप, है ना, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप इसे नोट करना, ये 2 पॉइंट को नोट कर लो। सीट अगर किसी के पास वैसे है, प्रिंट आउट निकाल रखा है तो आप अंडरलाइन कर लो, नहीं तो इन 2 पॉइंट को आप नोट कर लो। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं आपके डाउट ले लेता हूँ, कोई डाउट अगर हो किसी का, ठीक है। H2SO4 का जो डाइल्यूशन है, वाटर की प्रेजेंस में जो रिएक्शन है ना, हाँ, H3PO4 उतना अच्छा, उतना वैसा एसिड नहीं है ना। H3PO4 जो है ना, H3PO बहुत बहुत वीक एसिड है यार H2SO4 के रिस्पेक्ट में, तो वो दिक्कत नहीं करेगा, वो उतना नहीं करेगा। H2SO4 तो क्या करेगा, भयानक जो है ना, उसकी जो पानी वानी के साथ जाएगा तो क्या करता है, हीट पकड़ता है बहुत तेजी से, इसलिए क्या होगा, वो रिएक्शंस में एक्सोथर्मिक बना सकता है, ऐसा कुछ है, ठीक है। चलो, आपको मैंने बता दिया, कुछ लोगों ने नोट कर लिया, कुछ लोग बाद में नोट कर लेना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अपनी सीट में भी दे रखा है और अपना मेरा सीक्वेंस में भी यही चीज है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आप देख रहे हैं, ये वाला पढ़ते हैं, कौन सा, ये है ना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ concentrated H2SO4 and ammonium sulfate at high current density to form, क्या लिखा है, peroxosulfate, है ना, peroxosulfate, ठीक है। तो इसको जो है ना हम लोग बात करते हैं इस पे जरा, ये वाला एक बार इसका अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है ना, इस तरीके से। पहली रिएक्शन बताओ एक बार फिर से, अरे यार पहली में क्या, इसमें तो मैं ये कह रहा था कि ये रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे जो H2SO4 है उसने Na2SO4 H2O2 बना दिया। बनाने का मैं तरीका बता रहा था कि जो Na2O2 होगा, सोडियम पेरोक्साइड, है ना, इसका नाम क्या है, सोडियम पेरोक्साइड नाम है। तो ये जो सोडियम पेरोक्साइड होगा, अगर हम इस सोडियम पेरोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करें, ठीक है भाई, ये रिएक्शन जो हो रही है, समझे, ये जो पहला रिएक्शन जो हो रहा है, ये हो तो एक्वस मीडियम में ही रहा है ना। तो एक्वस मीडियम में जब ये जाएगा पानी के साथ तो NaOH बनाएगा और H2O2 बनाएगा। जो NaOH है उसी NaOH को क्या किया है, H2SO4 ने न्यूट्रलाइज किया है। तो NaOH, H2SO4 और NaOH दोनों मिलके क्या बना देंगे, Na2SO4 बना देंगे। आप रिएक्शन लिख के देख लो क्या होगा, 2NaOH प्लस H2SO4 will give you क्या देगा, Na2SO4 प्लस 2H2O। इस तरीके से आप हमेशा के लिए याद कर सकते हो। एक साइंटिफिक थिंकिंग आपको दी है ना, एक साइंटिफिक थिंकिंग जो है ना वो आपको मैंने दी है कि आप इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। चलो, यहाँ तक काफी डिस्कशन हो गया, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे आप लोग, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्संट्रेटेड H2SO4, है ना।
कॉन्सेंट्रेटेड में लगभग 50% कॉन्सेंट्रेशन होती है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O2 का तीसरा फॉर्मेशन है, थर्ड मेथड है H2 बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कितना होता है? 50% तक का कॉन्सेंट्रेशन आता है। और अमोनियम सल्फेट है ना, अमोनियम सल्फेट से भी हो सकती है। ओके, तो ये रिएक्शन कैसे होती है, हम लोग इस पर काम करते हैं ना। तो मैं आपको एक बता दूं, आप लोग मुझे लिख के बताओगे कि जो H2SO4 होता है उसमें कितने, उसको अगर पानी में डिसॉल्व करें तो कितने H+ आयन देगा वो? दो H+ आयन देगा, सबको पता है। H2SO4 का डिकम्पोजिशन कितने स्टेप में होगा, एक स्टेप में या दो स्टेप में? H2SO4 का डिकम्पोजिशन कितने स्टेप में होगा, एक स्टेप में या दो स्टेप में? ज्यादातर लोग दो स्टेप में बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, सो दो स्टेप में H2SO4 के डिकम्पोजिशन से आप लोग एग्री करते हो। कुछ लोग वन स्टेप भी बोल रहे हैं कि सर वन स्टेप में भी होगा, है ना। थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। कभी आयनिक इक्विलिब्रियम वगैरह में भी क्या होगा, कभी आयनिक इक्विलिब्रियम में भी आपको हो सकता है कि उस साइड से भी कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो उस साइड से भी क्या होगा, हो सकता है कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या होगा कि वहां पर भी आप आंसर कर पाओगे ना, एबिलिटी आपकी आंसर की बन जाएगी, ठीक है। तो ये वैसे फंडामेंटल तो आयनिक इक्विलिब्रियम का ही है, वहीं पे सीखते हैं। चलिए, तो मैं आपको बता दूं दो सिचुएशन है, एक है डाइल्यूट H2SO4। अगर डाइल्यूट H2SO4 है तो वो डाइल्यूट H2SO4 जो होगा वो क्या होगा, उसको आप एक सिंगल स्टेप में, वन स्टेप में क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज करा के 2H+ आयन और SO4 2 नेगेटिव ये लिख सकते हैं। ये डाइल्यूट H2SO4 के लिए सही है ना, ये सही है, ठीक है। नाउ अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेंगे और हम चाहते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एसिड की तरह काम करे, तो दो स्टेप में रिएक्ट करेगा ये। स्टेप 1 में क्या होगा, H2SO4 H+ आयन और HSO4 माइनस आयन में जाएगा। और स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 में HSO4 माइनस आयन H+ आयन और SO4 2 नेगेटिव में जाएगा। इसका जो Ka वैल्यू होता है, केवल पहले स्टेप का क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 होता है। कितना होता है वो इन्फिनिटी होता है। सुन लिया सबने, इन्फिनिटी लिखा हुआ है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और दूसरे स्टेप का जो Ka2 वैल्यू होता है वो कितना होता है, वो 10⁻⁻2 होता है। मेरा कहना ये है कि ये एक आपको आयन दिखाई दे रहा है, कौन सा आयन है ये, हाइड्रोजन सल्फेट कह सकते हो आप इसको, है, या मोनो हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हो, है ना, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन सल्फेट आयन है, ये आपको सल्फेट आयन बोलते हो आप इसको, ये हाइड्रोजन या बाई सल्फेट बोल दो, है ना। जैसे आप कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट बोलते हो ना, कैसे, जैसे आप बोलते हो CO3 2 नेगेटिव इज कॉल्ड कार्बोनेट, तो आप इसको क्या बोलते हो, SCO3 माइनस आयन को बाई कार्बोनेट। तो आप इसको सल्फेट बोलोगे तो इसको बाई सल्फेट बोल दो, ऐसा, या फिर हाइड्रोजन सल्फेट बोल सकते हो। मैं जो क्या बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि हाइड्रोजन सल्फेट का जो एग्जिस्टेंस है वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन में है, डाइल्यूट में नहीं है ना। डाइल्यूट कंडीशन में केवल किसका एग्जिस्टेंस है, सल्फेट आयन का होता है। क्यों? क्योंकि डाइल्यूशन करने पर, पानी मिलाने पर, हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम में एक लॉ है दैट कॉल्ड ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। वो कहता है कि पानी मिलाने पर इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बढ़ेगा। तो डाइल्यूशन करने पर क्या होता है, बढ़ता है। ये बहुत ज्यादा ठीक ठाक बड़ा, 10⁻⁻2 छोटा नहीं है, के का वैल्यू बड़ा वैल्यू है। तो इसका डिकम्पोज देखो, सेकेंड स्टेप क्या बता रहा है, HSO4 माइनस आयन का डिकम्पोजिशन बता रहा है, किसमें, सल्फेट आयन में। तो ये भी डिकम्पोज करना शुरू कर देगा, तो ये बिल्कुल बचेगा ही नहीं, है ना। मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करानी है। तो यार, तो मैं सल्फेट आयन से परफॉर्म नहीं कराऊंगा, मैं किससे कराऊंगा, मैं HSO4 माइनस आयन से कराऊंगा। इसलिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, है ना, समझे, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो इलेक्ट्रोलिसिस करने पर क्या होगा, जो एनोड होगा,
एनोड पर क्या होगा, एनोड पर HSO4 माइनस आयन 2 यूनिट आप ले लीजिए, तो ये कन्वर्ट होगा एस जो होगा, इसको चाहो तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, H2S2O8 कर लो इसको, तो सीधा सीधा कर लो H2S2O8 है ना, ये बन जाएगा, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है H2S2OH, और 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर देगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपको दिख रहा है ना, मैंने इसका तो यूज कर लिया है, इसका यूज कर लिया है, अब ये आपको H का साइन तो दिखाई दे रहा है ना, इसी में है ना, कांस्टेंट H2O4 में ही है, तो कैथोड पे क्या कर दो, कैथोड पे इनको रिलीज करा दो कि 2H प्लस आयन जो होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे एनोड वाले और क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस, ये इसका बाई प्रोडक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगा, बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। ये जो सब्सटेंस है कौन सा, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड है ना, इसकी हाइड्रोलिसिस से क्या होता है, H2O2 का फॉर्मेशन होता है H2S2O8 के, है ना, ठीक है, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं, इसमें आगे चलते हैं, और आप इसे नोट कर लो, तो मुझे नो बता दो, नोट हो गया तो मैं आगे बढ़ जाऊं, है ना, तो इसके बाद मैं आगे बताता हूं आपको, करो आप लोग नोट। क्या हुआ निखिल, बोलो बोलो सर। निखिल, हाँ हाँ निखिल, सर ये इन्फिनिटी क्या हमको शो करेगा सर, मतलब इन्फिनिटी का इन्फिनिटी क्या? मतलब है 100% डिसोसिएशन, इन्फिनिटी अच्छा का मतलब है 100% डिसोसिएशन, जैसे HCl वगैरह होते हैं ना, यस सर। तुमको ये H2SO4 तुमको एक भी पार्टिकल नहीं मिलेगा पानी में, मतलब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखोगे, बोलो, यस सर। तो यस सर। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन 0 है, यस सर। 100%, जब 100% डिसोसिएशन होता है वाटर के तो अंदर तो जीरो हो जाता है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी। आ जाएगा, इसलिए यस सर। यस इन्फिनिटी का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो यहाँ पर ये है, ठीक है, ये रहेगा। यस एक आयनिक में पता नहीं अब हटा दिया होगा, पहले हमने एक आयनिक में क्वेश्चन दिया हुआ था, पहले था रेजोनेंस के सीट में, अभी तो मेरे बहुत समय से देखा नहीं है और पढ़ाया भी नहीं अभी आयनिक किसी को, जब पढ़ाऊंगा तो दोबारा देख लूंगा तो पता चल जाएगा कि अभी है या नहीं। इस पे क्वेश्चन दे रखा था, है ना, उनमें ये दिया हुआ था क्वेश्चन भी, मैं आपको बता देता हूँ क्या था उसमें, जो रेजोनेंस की सीट में था पहले, है ना, अभी का मुझे आइडिया नहीं कि है कि नहीं, उसमें ये था कि H2SO4 का वाटर में जो K1 है वो इन्फिनिटी है, और K2 जो है ना वो 10 की पावर -2 है, तो इसका अगर हम इसको एस्टिक एसिड में मिलाएंगे तब क्या होगा, बता सकते हो क्या होगा, एस्टिक एसिड मिलाएंगे तो क्या होगा? हाँ ये सर, वो हाँ, एस्टिक एसिड मिला, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को मिक्सचर हो जाएगा। हाँ बेसिकली क्या होगा, पानी से थोड़ा सा ज्यादा एसिड है, एस्टिक एसिड थोड़ा सा पानी से ज्यादा क्या है, एसिडिक स्थिति रखता है, तो हाँ। उसमें क्या होगा, उसमें जब H2SO4 आप मिलाओगे तो आपको तो आपका K1 इन्फिनिटी नहीं आता है, K1 फिर 10 की पावर -2 आ जाता है, ये 10 की पावर -4 ऐसा कुछ आता है, दोनों वैल्यू आने लगती है फिर भाई, जैसे आप जैसे 3 बीकर ले लो, एक में आप HCl ले लो, एक में H2SO4 मिला दो पानी में, 3 बीकर लो पानी के, और यस तीनों में सर। क्या करो, स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाओ, 3 बीकर लो और तीनों में स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाओ, यस सर। अब तीनों में यार 100% डिसोसिएशन हो जाएगा, हम्म। एक में आपने HCl मिलाया, एक में आपने H2SO4 मिलाया, एक में आपने HCl4 मिलाया, तो तीनों यस में सर। 100% डिसोसिएशन हो जाएगा। अब तीनों में जब 100% डिसोसिएशन हो जाएगा तो फिर कैसे बताओगे कि HCl H2SO4 और परक्लोरिक एसिड HClO4 में यस सर। ज्यादा अच्छा एसिड कौन सा है, पानी में तो 100% डिसोसिएटेड है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट बदलते हैं, है ना, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड लेवलिंग इफेक्ट, है ना, लेवलिंग इफेक्ट पढ़ना थोड़ा कहीं पे आयनिक में या कहीं पे पढ़ना थोड़ा सा, है ना, यहाँ पे मैं ज्यादा बस एक समझा देता हूँ, फटाफट निकलूंगा यहाँ से। यस सर। लेवलिंग इफेक्ट जो है ना वो क्या था कि भाई वाटर में 3 एसिड को मिलाया, तीनों 100% डिसोसिएटेड है, तो अब मैं लेवल कैसे करूं, किसको ऊपर रखूं किसको नीचे रखूं, अपनी वो अगर मैं स्ट्रेंथ की सीरीज बनाता हूं तो कैसे करूंगा, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट बदल लेते हैं, एस्टिक एसिड वगैरह लेते हैं, फिर उसमें आयनाइजेशन देखते हैं, तो ये तीनों एसिड HCl H2SO4 और परक्लोरिक एसिड वगैरह ये उसमें अलग अलग बिहेव करेंगे, इनके अलग अलग, फिर इनका डिसोसिएशन अलग अलग आएगा, तो फिर कहते हैं कि अगर उसमें देख के फिर इनको अरेंज कर देते हैं, ऐसा कुछ किया जाता है, ठीक है, आ गया यस होगा, सर। है ना, आगे यस। बढ़ते हैं, H2O2 पे वापस आते हैं, है ना, H2O2 पे वापस आते हैं, और ओके
सो H2O2 पे हम लोग आ रहे हैं आगे। तो ये हमारा जो सब्सटेंस बना था, क्या बना था, H2S2O8 बना था। इसको हम लोग बोलते हैं पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड है। एक नाम और भी है, मार्शल्स एसिड भी कहलाता है ना, और ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये रहेगा। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लो। तो स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो इसमें एक पेरोक्साइड लिंकेज होता है। इसमें पेरोक्साइड लिंकेज होता है। ठीक है, तो पेरोक्साइड लिंकेज, अब जब इसमें क्या करोगे, इसकी रिएक्शन वाटर पार्टिकल से कराओगे, हाइड्रोलिसिस करोगे ना। ये जो स्टेप है, ये कौन सा स्टेप है, ये स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ H2S2O8 ये करने वाले हैं। तो वाटर पार्टिकल अगर हम इस पे अटैक कराना चाहेंगे तो वाटर पार्टिकल कौन से एटम पे अटैक करेगा, कोई बताएगा जिनके माइक ओपन है, या लिख के बता दो। वाटर पार्टिकल कहां पे अटैक करेगा, कहां पे अटैक करेगा, सल्फर पे अटैक करेगा। ओके, सो वाटर पार्टिकल जो है ना वो सल्फर पे जाके क्या करेगा, सल्फर पे जाके अटैक करेगा, ऐसे करके ये जाएगा यहाँ पे, क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो आपको हमने जब हाइड्रोलिसिस पढ़ाया था, ठीक है, तो आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि जिस पे जाके वाटर अटैक करता है उस पे क्या लग जाता है, उस पे क्या लग जाता है, बताओ उस पे क्या लग जाता है, प्रियांशु, मनीष, क्या लग जाता है, बोलो। एक कुछ लोगों के माइक ओपन है, देखो। OH लग जाता है, सबने बता दिया। तो इस पे क्या करो, OH लगता है सर। हाँ, तो इस पे तो OH लगा दो। तो मैं एक काम करो, देखो सबको विजिबल हो रहा है क्या, मैं यहाँ पे ऐसे बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ ऐसे करके। ओके, तो इधर तो मैं लगाऊंगा H और इधर लगाऊंगा OH, चलेगा आपको। OH किसके ऊपर लगाऊंगा, किसके ऊपर लगाऊंगा, बोलो, सल्फर पे लगा दूंगा, चलेगा। तो जब ऐसा करोगे तभी वन वाटर पार्टिकल जब अटैक कराओगे इस पे H2S2O8 पर, वन वाटर पार्टिकल का अटैक होगा। सो यू विल गेट, ये दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये इतना, ये क्या बन गया, देखो ये पता क्या बन गया, ये बन गया, क्या बन गया मालूम है, क्या बन गया बोलो, ये बन गया H2SO4। ठीक है, और ये दूसरा सब्सटेंस क्या बन जाएगा, दूसरा सब्सटेंस है बनेगा वो HO, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ये बन जाएगा। ये दिख रहा है अभी पेरोक्साइड लिंकेज बना हुआ है ना। ठीक है, ये एसिड कैरोज एसिड बन जाएगा, वेरी गुड है ना, ये कैरोज एसिड बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से बनेगा। तो ये पहला स्टेप हुआ, अभी 1 मोल वाटर पार्टिकल का अटैक हुआ है। सो 1 मोल वाटर पार्टिकल विल गिव यू 1 मोल वाटर पार्टिकल, ये 1 मोल वाटर पार्टिकल है, ये 1 मोल है। सो 1 मोल वाटर पार्टिकल जो है ना क्या करेगा, H2SO4 बना के देगा, और H2SO5, इसका कॉमन नेम क्या है, दैट कॉल्ड कैरोज एसिड। कैरोज एसिड क्या होता है, पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, क्या होता है, पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना। मोनो क्यों, जब दो सल्फर थे तो डाई सल्फ्यूरिक एसिड होगा, जब एक ही परऑक्सी, तो परऑक्सी समझ में आ गया। मोनो क्यों लगा है, क्योंकि एक सल्फर है, ऐसे करके याद रख सकते हो। जब दो सल्फर होंगे तो दो लगा देना, डाई लगा देना नाम में, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, है ना। बता तो रहा हूँ नाम कैसे लिखा, परऑक्सी की वजह से परऑक्सी बना दिया, मोनो की वजह से एक सल्फर हो गया, बाकी सल्फ्यूरिक एक क्यों आया, क्योंकि +6 ऑक्सीडेशन नंबर है ना। तो +6 ऑक्सीडेशन नंबर है तो एक ही आएगा, है ना। हाईएस्ट के लिए एक लिखा जाता है, हाईएस्ट के लिए हमेशा एक लिखा जाता है। ओके, नाउ अभी क्या होगा, सेकंड स्टेप में आ जाओ। अब जो हमारा H2SO5 था, ये वाला परऑक्सी वाला, तो ये तो स्टेप फर्स्ट हो गया। अब स्टेप सेकंड पे आ जाओ। स्टेप सेकंड में क्या होगा, जो हमारा परऑक्सी कंपाउंड था जिसका नाम था कैरोज एसिड, ठीक है, उसके ऊपर फिर से वाटर पार्टिकल का अटैक करा दो।
है ना, वाटर पार्टिकल का अटैक करा दो, तो वाटर पार्टिकल का जब अटैक कराओगे तो यहाँ जाके यहाँ चला जाएगा, है ना। फिर से क्या होगा, फिर से इसके ऊपर में क्या करना, इसको OH दे देना, इसको OH दे देना, किसको, सल्फर को, इसको H दे देना। अब की बार देखो ये क्या बन गया, अब की बार देखो ये क्या बन गया, देखो बन रहा है ना H2O2, ऐसा कुछ होगा, समझे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वास्तव में H2SO5 वाटर से रिएक्ट करेगा और फाइनली क्या बना के देगा, H2SO4 और H2O2। इस तरीके से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है ना। क्वेश्चन बने हुए हैं, क्वेश्चन आ चुके हैं, आपकी सीट में भी है, शायद ये एग्जाम्पल में भी दे रखा है कि H2SO मतलब जो H2S2O8 है, अगर इससे 1 मोल वाटर पार्टिकल का रिएक्शन कराओगे तो 1 मोल वाटर पार्टिकल्स के रिएक्शन से H2O2 नहीं बनता है, कहाँ पे रुक जाओगे, कैरोलिक एसिड पे रुक जाओगे। फिर 1 मोल और की रिएक्शन कराओगे, ठीक है, जब 1 मोल और रिएक्शन कराओगे तब क्या होगा, तब जाके आपको क्या देगा, H2O2 दे सकता है, उसके बाद कहीं जाके ये H2O2 देगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, ठीक है। ये दिख रहा होगा, देख लो आप, ये लिखा अब दिख रहा होगा H2 है ना, ये H2O2 देगा। तो आपको बेसिकली क्या करना है, बेसिकली अगर हाइड्रोलिसिस की बात की जाए, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना। तो हाइड्रोलिसिस की अगर डिस्कशन किया जाए तो नेट अगर देखा जाए तो क्या होगा, नेट में H2S2O8 जो होगा 2 मोल वाटर पार्टिकल से रिएक्ट करेगा, 2 मोल वाटर पार्टिकल से रिएक्ट करेगा और क्या बना के देगा, और बना के देगा 2 मोल H2SO4 और H2O2। सो दिस द फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट भी है, आ भी चुका है, तो आप आसानी से कर सकते हो इसको, है ना, कर लीजिए। मेरे हिसाब से मैंने सारी बातें बता दी हैं, हो गया। मेंबरशिप लेना है, ठीक है, मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है, बता दूंगा। रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिलेगी, अभी इसके जस्ट लेक्चर के बाद डाल दूंगा, लेक्चर के बाद यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है। चलो, कुछ बच्चे तो हैं, कम से कम अप्रिशिएट करते हैं, थैंक्स फॉर मेकिंग सब्जेक्ट लॉजिकल। वरना तो आजकल टीचर्स को भी खूब गालियां पड़ रही है। मैं बताता हूँ अभी, है ना, बात कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज द मेथड, आपको मैं बोर्ड पे भी लिख देता हूँ इसको। ये अभी रिसेंटली जो है ना, पहले जेई एडवांस में आया, है ना, जेई एडवांस के पेपर में आया था 2014-15 को कुछ था, और ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है अभी इसमें अभी जेई मेन में, रिसेंटली जेई मेन में जनवरी वाला जो पेपर हुआ है उसमें भी आया था, है ना, उसमें भी आया था, ठीक है। इस तरीके से होगा ये, इसका पीडीएफ नहीं है क्या, पीडीएफ में भेज दूंगा टेलीग्राम में, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग, बच्चों ने दिया था मुझे, मांग लो आप किसी से, दे देंगे वो लोग, है ना, ओके। मैंने भी किसी स्टूडेंट से ही लिया था ना, ओके। सो यहाँ पे मैं इसकी रिएक्शन की आपको बात करता हूँ, तो आप लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, बाय ऑटो ऑक्सीडेशन, बाय ऑटो ऑक्सीडेशन, है ना। तो ऑटो ऑक्सीडेशन में क्या रहता है, उसको मैं आपको समझा देता हूँ, इजीली समझ सकते हो, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, इजी में समझ जाओगे, ऐसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कि कंपाउंड का नाम थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक OH ग्रुप लगा हुआ है ऐसे करके, थोड़ा सा इस जो ये जो OH ग्रुप लगा हुआ है, वो OH ग्रुप में जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जो H एटम है, H एटम की एसिडिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है, लिखो जरा चैट पे, बता सकते हो तो बता दो, इनका माइक ओपन है वो लोग बता दें। H एटम की एसिडिटी के बारे में क्या ख्याल है आपका, H एटम की एसिडिटी के बारे में, अगर मैं H का साइन निकाल दूं तो क्या होने वाला है। यहाँ पे एक कंपाउंड छूट गया, एक लॉजिक, एक ग्रुप छूट गया, दैट कॉल्ड C2H5, C2H5 ग्रुप छूट गया, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ओके। सो
तो इज अ वेरी गुड एसिडिक H प्लस आयन, आप दिख रहा होगा आपको आसानी से कि अगर हम इन H प्लस आयन को हटा देते हैं तो ये आसानी से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। अच्छा खासा नेगेटिव चार्ज जो यहाँ बनेगा वो कॉन्जुगेशन में ठीक ठाक पूरा कॉन्जुगेशन यहाँ पे अवेलेबल है, इस बात से आप एग्री करते हो, ठीक है ना। तो बेसिकली ये कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म है, और आपको ये बताया गया होगा कि इनॉल फॉर्म जो है ना वो अपने आप ही कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कभी कभी ऐसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं कि जो मार्केट से अगर हम उन्हें खरीदें इनॉल लेके, और जब तक घर पहुंचेंगे तब तक वो कीटो बन चुके होंगे, बिकॉज कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, है ना। कीटो फॉर्म जो होगा मोर स्टेबल होगा। तो बेसिकली हो यही रहा है यहाँ पे, है ना, कि ये H प्लस आयन हट रहा है, तो H एटम का जो हटना है वो क्या होता है, वो ऑक्सीडेशन ही होता है ना। तो इनॉल फॉर्म से कीटो फॉर्म में जाना वो अपने आप ही क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन होता है। इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, ऑटो ऑक्सीडेशन बोला है। और इसमें एक जो कंपाउंड बनेगा फाइनली, जो H एटम हट जाएगा वो H2O2 बनेगा। इस तरीके से H2O2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो H2O2 का जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, क्लियर हो रहा है ना। तो ये H2O2 का जो फॉर्मेशन है वो आपका इस तरीके से रहता है, ठीक है, क्लियर। तो H2O2 जो है ना वो ऐसे बनता है, समझ में आ रहा है। तो ये तरीका ये आ चुका है, जेई एडवांस जेई मेन दोनों में आ चुका है, याद रखिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन भी हो सकता है, जेई एडवांस में भी आ चुका है, जेई मेन में भी आ चुका है, दोनों में पूछा जा चुका है, दोनों में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये ऑटो ऑक्सीडेशन वाली बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इस तरीके से। एक मिनट, एंटी एरोमेटिक कहाँ बन रहा है, एंटी एरोमेटिक नहीं बन रहा है, ये जो है ना वो दूसरे में जा रहा है, ठीक है, ओके। तो ये मतलब ये कीटोन टॉटोमेरिज्म का ही पार्ट है एक तरह से। हाँ, बैकवर्ड रिएक्शन स्टॉप करने का तरीका जो है ना, बेसिकली बैकवर्ड रिएक्शन स्टॉप करने का मतलब हम लोग जो है ना एच एच एटम जो है ना बेसिकली एयर की प्रेजेंस में ये दो दो O2 है और ये दो H होंगे, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, H2O2 बना रहे हैं, है ना। और H2O2 क्या होगा, और अगर हम इसको बाहर निकाल लें, गैसियस फॉर्म में बाहर निकाल लें, तो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी। और अगर आपको बैकवर्ड भेजना है तो आप रिडक्शन कर लो, H2P, ये जो रिवर्स लिखा है ना वो क्या क्या है, वो हाइड्रोजनेशन किया जा रहा है। तो हाइड्रोजनेशन करोगे तो वापस आ जाओगे, है ना, हाइड्रोजनेशन करोगे तो वापस आ जाओगे, ये समझा रहा हूँ। इस तरीके से रिवर्सफिल में, रिवर्सफिल का रिएजेंट अलग है और इधर जाने का रिएजेंट डिफरेंट है ना, ठीक है। चलो, इसमें काफी डिस्कशन हो गया। अब इसके बात करते हैं, इसमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उस पर एक डिस्कशन आ जाएगा अपना, वो देख लो। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिस्कशन आ सकता है, एक एक करके मैं डिस्कस कर देता हूँ। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर जो लिखी हुई है केमिकल में, तो ऑक्सीडाइजिंग इसकी बात कर लेंगे। थोड़ा सा आप यहाँ देख लो, आप इसको जल्दी से नोट करना चाहो तो नोट कर लो। ये क्या लिखा है, पढ़ो इसको जरा, इस पहले पॉइंट को पढ़ लो। क्या लिखा है, कलरलेस विस्कस लिक्विड होता है विच अपीयर्स ब्लू इन लार्ज क्वांटिटी एंड इज soluble in water due to the hydrogen bonding in all proportion and form a hydrate of this melting point जो है ना, मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो वाटर से कम होता है ना। वाटर का 273 होता है, इसका 221 होता है, ठीक है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वाटर का क्या होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, और इसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 होता है ना। और इसका जो होगा वो क्या होगा, इसका 423 है। देखो आप, ज्यादा होने का जो रीजन है, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या -4 में है, समझे। तो जो ज्यादा होने का जो रीजन है वो आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज कभी एक क्वेश्चन और भी अपनी कॉपी में मेंशन कर लो, है ना, इस एक क्वेश्चन और अपनी कॉपी में मेंशन कर लो कि जो ये रहता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो ये रहेगा क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, सॉरी, ये H2O2 का हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। H2O2 का हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख लो कॉपी में, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फाउंड टू बी ग्रेटर in case of H2O2 than water. Strength of hydrogen bonding, strength of hydrogen bonding found to be greater, strength of hydrogen bonding found to be greater
स्ट्रेंथ ऑफ हार्मोनिक फाउंड टू बी ग्रेटर देन H2O2 है ना, ठीक है, ये हो जाएगा। नाउ इसके बाद आता है इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, तो वाटर यहाँ पे भी देख लीजिए क्या लिखा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर आल्सो हायर देन H2O। तो ये बात सही है कि ये बात बिल्कुल सही है कि H2O2 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर से ज्यादा होता है ना। आई थिंक इट इज 92 होना, ऐसा कुछ है डेटा, 92 अप्रोक्सीमेट 100 का डेटा आता है। वाटर का हम लोग 80 या 81 लेते हैं, तो वाटर का तो 80 होता है, H2O2 का आई थिंक इट शुड बी 92 ऐसा कुछ होना चाहिए, ज्यादा होता है ना। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि H2O2 का जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर से ज्यादा होता है तो हम H2O2 को एक अच्छा इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्यों नहीं लेते हैं। हम वाटर को ही सबसे अच्छा इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्यों लेते हैं। वाटर इज अ कंसीडर एज अ वेरी गुड इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए पानी सबसे अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है। तो उसका जो रीजन देते हैं कि H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसा ना हो कि जिस सब्सटेंस को आप मिला रहे हो वो ऑक्सीडाइज हो जाए, क्योंकि डिसोल्यूशन एक फिजिकल प्रोसेस है ना, मिलाना एक फिजिकल प्रोसेस है और ऑक्सीडाइज होना एक केमिकल प्रोसेस है। और H2O2 जो है ना वो इजीली डिकम्पोज भी कर जाता है सनलाइट वगैरह की प्रेजेंस में, इसलिए हम H2O2 को अच्छा, डायरेक्टिव कांस्टेंट ज्यादा होता है लेकिन इसके बावजूद हम उसे अच्छा नहीं मानते हैं, है ना, क्या नहीं मानते, अच्छा नहीं मानते, ठीक है। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप लिख लो अपनी कॉस्ट में। अभी कैपेसिटर वगैरह नहीं पढ़ा है क्या, कैपेसिटेंस वगैरह नहीं पढ़ा है क्या अभी उसमें फिजिक्स में। तो फिजिक्स में तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया होगा ना। हाँ, वो रॉड वाला क्वेश्चन नहीं किया, रॉड अंदर वो डाइलेक्ट्रिक रॉड जाती है ना, कैपेसिटर के अंदर पढ़ा था नहीं पढ़ा था, आईटी में तो आ चुका है वो, है ना। तो वही तो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नथिंग बट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ना वो क्या है, वो मीडियम की पोलरिटी का मेजरमेंट है। लिख लो आप, है ना, ठीक है, लिख लो आप जिनको नहीं पता है ना। इट इज डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द मीडियम, है ना, पोलैरिटी ऑफ द मीडियम होता है, ठीक है। ओके, सो वहां पे आएगा, पढ़ा होगा आपने, उसी की बात हो रही है ना कि पोलर, जो हम H2O2 सॉल्यूशन को ज्यादा पोलर मानते हैं एज कंपेयर टू वाटर को, और आयनिक कंपाउंड भी पोलर होते हैं। तो लाइक डिसॉल्व लाइक के पॉइंट ऑफ व्यू से पीपल सेज कि यार H2O2 ज्यादा अच्छा क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ज्यादा अच्छा, वो होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, हम पानी को ही कंसीडर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, ये देखिए पढ़िए आप ये वाला, ये क्या है, थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, इट्स एक्वा सॉल्यूशन इज मोर स्टेबल देन एनहाइड्रस लिक्विड वेयर इट डिकम्पोजेज इनटू वाटर एंड H2O स्लोली, है ना। वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी लिखी हुई है। अब नोट में जो लिखा है उसको समझ लीजिए, क्या है, H2O2 इज नॉट केप्ट इन अ ग्लास कंटेनर, स्पेशली खुरदरे नहीं होने चाहिए, है ना, खुरदरे ग्लास कंटेनर नहीं होने चाहिए, उस तरीके से रफ वाले टाइप के नहीं होने चाहिए, वरना उसमें जो ये होगा, सोडियम वगैरह जो कंपाउंड होते हैं वो कैटलिसिस का काम करते हैं और डिकम्पोज कराते हैं, तो रफ ग्लास बॉटल नहीं होनी चाहिए। कहते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रेसेस ऑफ अल्कली मेटल आयंस, ये लिखा है ना, ट्रेसेस ऑफ अल्कली मेटल आयंस फ्रॉम द ग्लास कैन कैटलाइज द एक्सप्लोसिव, देखो लिखा है एक्सप्लोसिव डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, समझे। Therefore, aqua solution is stored in the plastic or wax lined containers, and some urea or phosphoric acid or glycerol is added to that solution because these compounds have been found to behave as a negative catalyst for the decomposition of H2O2, समझे। तो फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है, ये सब क्या होंगे, ये सब क्या होंगे, ये H2O2 के लिए क्या होंगे बोलो, है ना। ये H2O2 के लिए क्या करेंगे, ये H2O2 के लिए क्या बन जाते हैं, ये H2O2 के लिए, ये H2O2 के लिए क्या बन जाते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करते हैं, ठीक है। और H2O2 क्या होता है, डिकम्पोज नहीं करता, तो नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह भी वर्क करता है, ये चीज आपको नोट करनी है यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज में ना। अब आते हैं एसिडिक नेचर की बात, है ना। तो एसिडिक नेचर में भी क्या होगा, एसिडिक नेचर जो है पानी से ज्यादा होता है, वाटर से ज्यादा होता है। मैं समझा देता हूँ एसिडिक नेचर में, थोड़ा सा बोर्ड पे डिस्कस कर देता हूँ इसके लिए, देख लो। तो एसिडिक नेचर जो होगा वो क्या होगा, वाटर का के याद है आप लोगों को, वाटर का के याद है, वाटर का के ऑफ जो वाटर होगा, है ना। इसके लिए वाटर की बात करें तो वाटर जब आयनाइज होता है तो क्या करता है,
H प्लस आयन और OH आयन में जाता है, इसका जो K वैल्यू होता है, ठीक है, K वैल्यू होता है, इसका K वैल्यू आएगा 10 की पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाई 55,000 बाई 18, 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 16 होता है K वैल्यू। वाटर का जो K वैल्यू है वो ये होता है। जबकि जो H2O2 है, तो H2O2 जब आयनाइज करता है, H2O2 H प्लस आयन और OH आयन में जाता है ऐसे करके, इसका जो K वैल्यू है वो है 1.5। देख लो मैं बताया तो 10 की पावर माइनस 12 के ऑर्डर का है। ये लिखा हुआ है K वैल्यू, देखो ये लिखा हुआ है ना, K इक्वल टू कितना 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 12 जो है ना वो इस तरीके से रहता है ना, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। ओके, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ऐसा K किसका ज्यादा है, K क्या H2O2 का ज्यादा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि H2O2 solution is more acidic. H2O2 solution is more acidic than water. समझने का तरीका ये है कि आप ऐसे सोच सकते हो कि H2O में क्या होगा, H2O में जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको दो तरफ से मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो H एटम पे जो डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा 1 पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है, ये डेल्टा 1 पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है, समझना। और अगर हम H2O2 की बात करें तो H2O2 में एक O एटम से एक ही H एटम जुड़ा हुआ है, समझो। तो एक ऑक्सीजन एटम क्या करेगा, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा अपनी तरफ तो यहाँ पे डेल्टा 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से खींचेगा तो यहाँ पे भी डेल्टा 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऐसे करके, है ना, यहाँ पे डेल्टा 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो एक ओ एटम को दो तरफ से मिलेगा ऐसे, तो एक एटम से क्या होगा, मतलब वो एक एटम से कम लेगा, है ना। दो लोगों से अगर उसको पैसा मिल सकता है, दो लोगों से इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल सकता है, तो एक से कम लेगा, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन एटम है, दो से मिल सकता है तो एक से आधा आधा ले लेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ओ एटम जो है ना वो एक ही से उठा पाता है। तो आप ये ध्यान देना कि आप लोग इस बात से एग्री करते हो कि डेल्टा 2 पॉजिटिव जो होगा वो डेल्टा 1 पॉजिटिव से ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ये वाला ज्यादा होगा, है ना, या ज्यादा एग्री करते हो इस बात से, है ना। तो आपको ये बताया गया होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि H एटम पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा उतना ही अच्छा उसका एसिडिटी होगा। जैसे माइनस आई इफेक्ट वगैरह का सब बताया गया, नहीं बताया गया, है ना, कि जितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई लगेगा उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा H प्लस आयन निकलेगा। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर है कि H प्लस आयन पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा क्रिएट करेगा उतना ज्यादा आसानी से निकलेगा, और इसीलिए H2O2 की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, वाटर से ज्यादा है। सो दिस भी यू कैन कर सकते हैं ना, ठीक है। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट में भी जा सकते हो, स्टेबिलिटी ऑफ जो है ना कॉन्जुगेट में भी जा, मैंने यहाँ पे एक मिनट रुकना, कुछ गड़बड़ लिखा है, यहाँ पे दोनों जगह OH लिखा है, एक मिनट रुको, यहाँ पे होगा O2H माइनस, ये हो जाएगा, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ उससे भी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो भी है। पर एटम जो है ना नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, आधा आ रहा है, ऐसा करके, है ना, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, और इससे आगे क्या करना था हमको, इससे आगे हमें नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हमें कहता है, हाँ, आप अपनी कॉपी में केमिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग लिखो, और ये दो वैल्यूज लिख लो जल्दी से, बस ये दो वैल्यू, इतना ही लिखो बस। ये जो दो वैल्यूज है ना, कौन सी SRP वैल्यूज जो दिख रहे हैं ना, बस इतना ही लिख लो, है ना। केमिकल प्रॉपर्टी लिखकर ये कर लो, ये नोट कर लिया होगा ना सबने, ये नोट किया था नहीं किया था, ये नोट हो गया ना ये वाला। इसको नोट करो,
नेक्स्ट हेडिंग है आपका, वो है केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2, H2O2 की केमिकल प्रॉपर्टीज पर ध्यान देते हैं ना, ठीक है। H2O2 की केमिकल प्रॉपर्टीज पे ध्यान देते हैं, और इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में H2O2 के दो मैं वैल्यूज लिख दूं पहले, फिर मैं करूंगा आपसे, है ना बात। 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H प्लस H2O2 will give you 2H2O। SRP जो है ना वो है 1.77। मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम। फिर क्या है, ये पहला बात है। दूसरा बात है 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H2O2 2H माइनस है। ठीक है, इस तरीके से होगा, है ना। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम लोग, आप लोग इस बात को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हो कि मोर इज द SRP वैल्यू, मोर इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये आप पढ़ चुके हैं। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो SRP वैल्यू जो है ना वो क्या होगा, एसिडिक मीडियम में ज्यादा है, बेसिक में कम है। तो H2O2 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग यहाँ स्टार मार्क कर सकते हैं कि H2O2 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। है तो उसमें भी, बेसिक में भी है, लेकिन एसिडिक मीडियम में अच्छा है ना। और काइनेटिकली फास्ट भी है, काइनेटिकली जो है ना वो फास्ट भी है, मतलब रिएक्शन भी फास्ट होती है किसमें, एसिडिक मीडियम में, है ना। अच्छा उल्टा है इसमें, यहाँ देख लो आप, इसमें ये पढ़ो, यहाँ पे देखो, ये पढ़ो, उल्टा है कि यहाँ पे on the basis of, पढ़ो ये क्या है, on the basis of our potential we can say that H2O2 is strong oxidizing agent in acidic medium। फिर क्या कह रहा है, but kinetically it is found that reactions are faster in basic medium। तो रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, बेसिक मीडियम में ज्यादा फास्ट होती है। तो दोनों बातें हैं, मतलब एक तरफ आप देख रहे हैं कि एक तरफ थर्मोडायनेमिक्स कह रही है, जो E0 वैल्यूज हैं वो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, डेल्टा जी बराबर माइनस NFE। तो थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है कि ज्यादा फेवरेबल रिएक्शन कौन सी होनी चाहिए, वो एसिडिक मीडियम में होना चाहिए। बट ये काइनेटिकली स्लो होती है, काइनेटिकली फास्ट कौन सी होती है, बेसिक मीडियम वाली काइनेटिकली क्या होती है, वो फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो दोनों का अपना अपना है कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन पावर कम है तो ये फास्ट ज्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन पावर ज्यादा है तो ये स्लो है। तो दोनों में अपना एक एक ड्रॉबैक, एक एक अच्छाई और एक एक बुराई है दोनों में, है ना, ऐसा कुछ है। अभी क्या करते हैं इसके लिए, एक बात और समझ लेते हैं, यहाँ पे तीसरी बात समझते हैं H2O2 की, कि H2O2 can act as a oxidizing, as an oxidizing agent, है ना। H2O2 can act as an oxidizing agent and reducing agent। एजेंट बोथ दो तरीके से काम कर सकता है, और दो तरीके से काम करने का जो रीजन है वो यही है कि H2O2 में जो ऑक्सीजन एटम की ऑक्सीडेशन नंबर है वो मिडिल में है, बीच में है ना, -1 में है। तो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, दोनों तरफ जा सकता है। तो जब ऊपर जाएगा, समझे, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो ये O2 में जा सकता है ऐसे,
तो -1 से अपने आप को कहाँ ले जाएगा, 0 में। तो अपने आप का किया ऑक्सीडेशन, तो ये क्या होगा, यहाँ होगा ऑक्सीडेशन। अगर यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, समझे, तो इस प्रोसेस में बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद दूसरों को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है। इसका खुद का तो हो गया ऑक्सीडेशन, और दूसरों क्या करेगा, रिड्यूस, तो रिड्यूसिंग एजेंट माना जाएगा। ऐसे ही क्या हो सकता है, H2O2 अपने आप को कहाँ कन्वर्ट कर सकता है, H2O में। तो -1 से कहाँ जाएगा, -2 में जाएगा। H2O में चला जाए या OH आयन में चला जाए, जिसमें भी चला जाए, दोनों में -2 आएगा, दोनों में -2 ऑक्सीडेशन नंबर आएगी, है ना, कहीं भी चला जाए तो दोनों में -2 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। तो -2 ऑक्सीडेशन नंबर जब आएगा, तो ये अपने आप को क्या कर रहा है, अपने आप को यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे करेगा रिडक्शन करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा, तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। तो H2O2 अगर कभी क्वेश्चन आता है कि H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या जो है ना, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो है ना, वो क्या होगा, वो दोनों तरीके से क्यों काम करेगा, क्योंकि H2O2 मिडिल में है, बीच में है, तो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो अपनी रिएक्शन में वो दोनों काम परफॉर्म करता है, ऑक्सीडेशन भी परफॉर्म करता है, रिडक्शन भी परफॉर्म करता है। और ऐसा सबके लिए है, ऐसे सबके लिए है लगभग लगभग। जो लोएस्ट होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो हाईएस्ट है वो पक्के से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो बीच में है वो दोनों तरीके से काम करते हैं। इस तरीके से रहेगा, करो आप इसको कम नोट करो, है ना, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, नोट हो गया। ओके, यस, H2O2 जो है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, और नहीं, दोनों ही है, लेकिन एसिडिक मीडियम में ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। सो H2O2 ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें। और क्या लिखा है, H2O2, हाँ, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाँ। अच्छा, H2, अच्छा, किसी ने ये लिखा है कि SRP पॉजिटिव है तो रिड्यूसिंग एजेंट को, ओके, गुड, अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है। सुनो, यहाँ पे ऐसा समझ लो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन होना, किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होना इस बात पर भी डिपेंड करता है, या रिडक्शन होना इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो किससे रिएक्ट कर रहा है। कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन मान लो हो रही है, मान लो A + B मिलके एक रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, समझ आया। अब इसका भी एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव है, और इसका भी एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव है। क्या इनके बीच रिएक्शन नहीं होगी, क्या इनके बीच रिएक्शन नहीं होगी, यस और नो, पहले बोलो, क्या इनके बीच रिएक्शन होगी, है ना। देवेश कह रहा होगी, बॉस अभय भी कह रहा होगी, बहुत सारे ऋतिक, अमित, सबका आंसर आ रहा है कि होगी, है ना, होनी चाहिए, है ना, ठीक है। अब रिडॉक्स होगा, ये चलो आप लोग इस बात से तो एग्री कर रहे हो कि सर होगी। अब रिडॉक्स होगा तो किसी का तो होगा ऑक्सीडेशन और किसी का तो होगा रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, है ना, ऑक्सीडेशन किसका होगा, है ना, ऑक्सीडेशन उसका होगा, नहीं, ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसका एसआरपी कम होगा। मोर एसआरपी का क्या मतलब है, मोर एसआरपी का मतलब है वो खुद को रिड्यूस करेगा,
है ना, जिसके SRP ज्यादा होता है उसको हम कैथोड पे पुट कर देते हैं, अच्छा ई नॉट को पॉजिटिव बनाने के लिए। तो जिसका SRP ज्यादा हो, ठीक है, अब मैं कहता हूँ यहाँ पे मोर लिखता हूँ और यहाँ पे लेस लिखता हूँ। तो जो SRP ज्यादा रखता है वो कहेगा कि मैं खुद ही रिड्यूस होना चाहता हूँ, तो बोले ठीक है तुम रिड्यूस हो जाओ। तो क्या करना, बी का बना देना कैथोड और ए का बना देना एनोड, है ना, याद आ गया। और इसका पक्के से ई सेल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये रिएक्शन हो जाएगी, ये रिएक्शन पक्के से हो जाएगी। समझ में आया, कुछ समझ में आ गया वाली बात, सबको आ गई बात समझ में, है ना। हायर SRP वाला जो होगा वो कहाँ जाता है, वो कैथोड पे जाता है हायर, क्योंकि वो कहता है मैं खुद रिड्यूस होना चाहता हूँ, वो कैथोड पे होता है रिडक्शन। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार मुझे एक रिडॉक्स रिएक्शन अपनी आंखों से देखनी है, तो मैं कहाँ देख सकता हूँ, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे आप देख लो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होता है रिडक्शन। इन दोनों को सर जोड़ोगे तो जो सेल रिएक्शन बनेगी वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो अगर आपको अपनी आंखों से किसी रिएक्शन को देखना है रिडॉक्स में, तो आप फिजिकली मैनेज अरेंज कर सकते हो, तो वो आप क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, आगे बात समझ में, ठीक, इस तरीके से रहेगा। तो एनोड ये रहेगा। तो मैं अगर आपको एक ऑप्शन देता हूँ यहाँ पे, अब मैं ए और बी को हटाता हूँ, ए और बी को हटाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ F2 और यहाँ पे लिखता हूँ H2O2। क्या लगता है, क्या फ्लोरीन H2O2 को ऑक्सीडाइज कर सकता है, हाँ या ना? दोनों का पॉजिटिव SRP है, दोनों का पॉजिटिव SRP है, ध्यान रखना। हाँ, कर सकता है, दोनों का पॉजिटिव SRP है, लेकिन इसका SRP ज्यादा है, तो वो इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो वो इसको -1 से कहाँ भेज सकता है, 0 में भेज सकता है, -1 से 0 में भेज देगा। ये हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हो गया, -1 से 0 में भेजेगा, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। और खुद जाएगा F मायोसाइन में, खुद F मायोसाइन में जाएगा, ये हो जाएगा रिडक्शन। अब बताओ H2O2 कैसे काम कर रहा है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? हाँ, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है ना, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो क्या हो रहा है, वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो खुद ऑक्सीडाइज और दूसरों को रिड्यूस कर रहा है। सो दिस वे आई थिंक यू कैन गो, है ना, कर सकते हो, ठीक है। कुछ बात समझ में आ गई, है ना। कौन कह रहा है अब यही सब चीजें तो प्रॉब्लम करती हैं। F का SRP नेगेटिव होता है, किसने कहा नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है बेटा SRP, है ना, SRP पॉजिटिव होता है, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं, इसमें इस तरीके से रहेगा, दोनों तरीके से। ऐसा ही एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के लिए है, ऐसा ही एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के लिए भी है ना, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के लिए भी इसी तरीके से है ना, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के लिए भी इसी तरीके से है कि जैसे एसिटिक एसिड है तो जिंदगी भर वो एसिड नहीं रहेगा, दैट डिपेंड कि वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर उससे ज्यादा अच्छा कोई प्रोटॉन डोनर है तो फिर वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इस तरीके से आएगा, है ना, इस तरीके से। ना आगे बढ़ते हैं इसमें, आज H2O2 तो खत्म कर ही लो यार थोड़ा सा ना, H2O2 तो खत्म कर लेते हैं। तो H2O2 की ये कुछ रिएक्शंस हैं एसिडिक मीडियम में, है ना, H2O2 की कुछ रिएक्शंस हैं एसिडिक मीडियम में, इनको आप चाहो तो नोट कर लेना। और एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस हैं, देख लो आप, है ना, तो आप लिख लो। और एसिडिक मीडियम में जो रिएक्शंस हैं वो देख लो कैसे होंगी। H2O2 जो है ना, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देख लो, मैं लिख देता हूँ हेडिंग, H2O2 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, बिकॉज एसिडिक मीडियम में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, अभी हमने डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो आप, H2O2 as an oxidizing agent in acidic medium. तो ये क्या कर रहा है, देखो आप क्या करेगा, पीबीएस को कहाँ, पहला क्या करेगा, पीबीएस को कहाँ भेजेगा, पीबीएस तो 4 में भेज रहा है। दूसरा क्या कर रहा है ना, H2S को सल्फर में भेज रहा है।
तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा है ये पोटेशियम आयोडाइड को जो है ना I2 में भेज रहा है ना, KI को I2 में भेज रहा है। KI को I2 में भेजा जा रहा है ना, KI को I2 में भेज रहा है और SO2 नेगेटिव को SO4 2 नेगेटिव तक भेज रहा है। ये ASO3 2 नेगेटिव को ASO3 ASO4 ये +3 में है, ये +5 में है, ठीक है। Fe2 प्लस को Fe3 में भेज रहे हैं। K4 FeCl6 को K3 FeCl6 में भेज रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये बोर्ड पे लिख भी दिए हैं, है ना, इस तरीके से ये भी होगा। SO3 2 नेगेटिव, हाँ यहाँ तक जा सकता है, इससे भी जा सकता है, यहाँ पे चाहो तो SO3 2 नेगेटिव से सल्फेट तक भेज दो, सल्फाइड भी भेजा जा सकता है, ये सल्फाइड को सल्फर तक, इसको यहाँ तक, है ना। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है ना, कर लो इसको। उसके बाद कुछ रिएक्शन है बेसिक मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में, KCrO3+ ये वाली, और बेसिक मीडियम में तो आप क्या करो, बेसिक मीडियम में आप ये कर लो, एक ये रिएक्शन है फेंटॉन्स रिएजेंट कहलाता है, ये डी जो लिखा हुआ है ना, डी, यहाँ पे जो डी लिखा हुआ है बेंजीन से फिनॉल तक, हाँ क्या कह रहे हो, जस्ट 10 गिव मी 10 मिनट मोर, है ना, 10 मिनट दे दो, खत्म ही कर देते हैं वरना कल की पूरा H2O2 एक ही लेक्चर में हो जाएगा, है ना, 10-1 मिनट में हो जाएगा पूरा, है ना। बेसिक मीडियम में क्या होगा, बेसिक मीडियम में एक जो रिएक्शन है वो भी मैं समझा देता हूँ। बेसिक मीडियम में जो होगा उसमें बेसिक मीडियम का जो रिएक्शन है पहले आप ये लिख लो, K4 एफिशिएंसी नाम क्या, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, है ना, पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है, और बाद में इसको रिड्यूस भी कर सकता है, दोनों तरफ कर सकता है, इसको रिड्यूस भी कर देता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की अगर हम बात करें तो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करेगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी काम कर सकता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट की रिएक्शंस लिखी हुई है, देख लो आप ना। Ag2O को कहाँ भेज सकता है, सिल्वर में भेज सकता है, देख लो, ठीक है। तो Ag2O को कहाँ भेजेगा, Ag2O को सिल्वर में रिड्यूस कर सकता है, ओके। और ये K3FeCl6 को K4FeCl6 में भेज सकता है। गोल्ड को Au3+ को जो है ना Au में भेज सकता है, MnO4- आयन goes to Mn2+, ठीक है। MnO4- आयन जो है ना वो MnO2 में जाता है, किसमें, बेसिक मीडियम में, किसमें, एसिडिक मीडियम में है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं भी करवा रहा हूँ। और Cl2 को Cl- आयन में, ठीक है, IO4- आयन को IO3- आयन में, है ना, ठीक है। इस तरीके से कुछ है, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट वाले ये वाले हैं, ये है ना, इन्हीं को मैं लिखा हुआ है, देख लो एक बार, चलो देखो यहाँ पे K4FeCl6 पेपर में आया था क्वेश्चन, क्या आया था, है ना, बेंजीन वाले का दैट कॉल्ड फेंटॉन्स रिएजेंट, है ना, बेंजीन वाले का नाम है फेंटॉन्स रिएजेंट, फिनॉल से कहीं बताया गया होगा आपको, है ना, फेंटॉन्स रिएजेंट बताया गया होगा,
ना, बेंजीन से डायरेक्ट जो है ना, बेंजीन से डायरेक्ट क्या होता है, हाँ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड फेरस सल्फेट, ठीक है ये होगा। फेंटॉन्स रिएजेंट कहलाता है, बेंजीन से डायरेक्ट है ना। यहाँ पे -3 कर लो है ना, ये -3 ये भी -3 है, यहाँ -3 यहाँ -3 है, अब ठीक हो जाएगा ऑक्सीडेशन। बेंजीन से फिनॉल, बेंजीन से फिनॉल जब जाते हैं ना H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ H3SO4, दैट्स कॉल्ड फेंटॉन्स रिएजेंट, बेंजीन टू फिनॉल, लिख लो कॉपी में, बेंजीन टू फिनॉल दैट कॉल्ड फेंटॉन्स रिएजेंट है ना, वो फेंटॉन्स रिएजेंट कहलाता है, ठीक है। हाँ रिड्यूसिंग एजेंट वैसे तो जो है ना बेसिक मीडियम में ही होना चाहिए। भाई आप ऐसे समझ लो, रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है बोलो, मैं क्लियर कर देता हूँ बेसिक मीडियम में क्यों बोल रहा हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट जो है ना मोस्टली बेसिक मीडियम, बट ऐसा नहीं कि एसिडिक मीडियम में नहीं है। जैसे MnO4 माइनस आयन जो है ना Mn2+ में गया H2SO से, किससे, एसिडिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम में किस में गया, MnO2 में गया। लेकिन ज्यादा अच्छा जो रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा बेसिक मीडियम में, क्यों बनेगा, क्योंकि SRP वैल्यू कम है यार। तो SRP वैल्यू जब कम है तो उसका बेटर ये होगा कि वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, एज कंपेयर टू क्या करेगा, कि खुद को रिड्यूस करे। तो जब खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो ऑब्वियस सी बात दूसरों को रिड्यूस करेगा। खुद को रिड्यूस कब करेगा, जब SRP ज्यादा होगा, और वो सिचुएशन कौन सी है, वो एसिडिक मीडियम की है। तो इसीलिए अच्छा रिड्यूसिंग, अगर रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें तो बेसिक मीडियम में ज्यादा अच्छे से परफॉर्म होगा। बट मैं ये बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ कि एसिडिक मीडियम में नहीं होगा। जैसे ये रिएक्शन है MnO4 माइनस आयन की H2O2 के साथ, इसका फेमस रिएक्शन सबने देखा होगा है ना, ये फेमस रिएक्शन मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। H2O2 का रिएक्शन जो होता है, इसके साथ टेस्ट भी करते हैं, आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ टेस्ट भी होता है MnO4 माइनस आयन का। MnO4 का टेस्ट होता है नहीं होता है, मीडियम हम एसिडिक लेते हैं तो क्या बनेगा, H2O2 किस में जाता है, O2 में जाता है, और Mn कहाँ जाता है, Mn2+ आयन में जाता है। तो ये प्लस, ये इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन, और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ H2O2 कैसे काम कर रहा है, यहाँ H2O2 कैसे काम कर रहा है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। तो मैं ये बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ कि एसिडिक मीडियम में रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बनेगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ओके, आई थिंक एनफ डिस्कशन हो गया इस पे है ना, इस तरीके से। चलो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, थोड़ा सा हम लोग यूजेस पे काम कर लेते हैं। यूजेस जो है ना, ये आप एक काम करो, आप तो ये टेस्ट पढ़ लो, ये वाला जो टेस्ट ये लिखा है ना, ये वाला रिएक्शन इतना लिख लो जरा, इतना लिख लो जो लिखा है ना, टेस्ट फॉर H2O2 है ना, टेस्ट फॉर H2O2 लिख लो, क्या लिख रहे हो, ठीक है। जिनको जल्दी वो निकल जाए है ना, बाकी यूट्यूब से देख लेना आप लेक्चर जब अपलोड करूंगा, ठीक है। अभी अभी जो लोग रुक सकते हैं वो रुक जाए प्लीज है ना क्लास में। तो टेस्ट फॉर H2O2 ये रिएक्शन यहाँ तक कंप्लीट करो, इतना इतना लिखो, 3 लाइन लिखो फटाफट, यहाँ तक CrO5 वाला यहाँ तक लिखो, विद C2 है ना, टेस्ट ऑफ H2O2 लिख लो। टेस्ट ऑफ H2O2 में बेसिकली जो ये रहता है डाइक्रोमेट रहता है, Cr2O7 नेगेटिव पोटेशियम डाइक्रोमेट रहता है। ये H2SO4 की, ये कहाँ से आता है, ये H2SO4 से आता है, H2SO4 मिलाते हैं, ठीक है, और H2O2 मिला देते हैं ना, H2O2 मिलाते हैं, यहाँ पे एक अल्कोहल वगैरह अमाइल अल्कोहल लेते हैं, ईथर भी ले सकते हैं, अमाइल अल्कोहल,
ना, ये एक तरह से वो ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट जैसा ही है। यहाँ पे ईथर भी लिया जा सकता है, तो यहाँ पे बनेगा CrO5 बनता है, क्रोमियम पेंटॉक्साइड है ना, प्लस 5H2O। तो जो क्रोमियम ये जो है ना, ये एक तरह से क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ब्लू ऑक्साइड होता है, ब्लू ऑक्साइड होगा, और ये क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा, है ना, ब्लू ऑक्साइड होता है और अनस्टेबल होता है। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने इसको, है ना। इसमें लिखा है ना, CrO5 इज ब्राइट ब्लू कलर्ड सॉल्युबल इन डाई इथाइल ईथर अमाइल अल्कोहल एंड अमाइल एसीटेट। तो कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आप ले लें, उसमें क्या होगा, सॉल्युबल होगा, लेकिन ये अनस्टेबल होता है। CrO5 H2SO4 की प्रेजेंस में डिकम्पोज भी कर जाता है ना। तो CrO5 जो है ना, वो H2SO4 की प्रेजेंस में क्या होता है, H2SO4 की प्रेजेंस में डिकम्पोज भी कर जाता है। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, CrO5 जो है ना, वो H2SO4 की प्रेजेंस में Cr2SO4 होल थ्राइस में डिकम्पोज कर जाएगा ना। Cr2SO4 होल थ्राइस में क्या होगा, डिकम्पोज भी कर जाता है ना। CrO5 प्लस ये होगा, Cr2SO4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 6H2O है और 7O2 है, इस तरीके से। डन। चलो इस पे काम करते हैं, और आपको एक वीडियो दिखाते हैं इस पे, है ना। क्या हो गया, हाँ, इसको नोट कर लो, और नोट कर, जस्ट मैं अभी जस्ट गिव मी 1 मिनट मोर, है ना, एक बस आपका खत्म कर लो लेक्चर, पेशेंस खत्म मत करो। गिव मी 1 मिनट। Most people at most businesses can shoot a video like this in a green light, but what they can't do is stuff like this. हाँ, यहाँ पे मैं स्क्रीन को रोकता हूँ। An aqueous solution of iron peroxide 0.1% सल्फ्यूरिक एसिड एंड 1%, है ना, एसिड 1% इज प्रिपेयर, ठीक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर जो है ना, प्रिपेयर किया जा रहा है, देख लो। ये H2O2 मिला दिया गया थोड़ा सा, है, पानी मिला के H2SO4 मिला दिया गया ना, ठीक है, सेक कर दिया गया। कह रहा है आफ्टर मिक्सिंग, कह रहा है कि आफ्टर मिक्सिंग सम पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टल्स आर एडेड टू द सॉल्यूशन। कुछ देर के बाद क्या होगा, देखो अब ये ऐड हो रहा है, देखो ये क्रिस्टल मिला रहा है K2Cr2 7 के ऑरेंज कलर के, देखो ये नीला बन रहा है ऑक्साइड, ये ब्लू ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो ये तरीका है, इस तरीके से ये बनेगा। ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा आ रहा है बबल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस कैन बी ऑब्जर्व। तो अभी मैंने जो रिएक्शन लिखा था उसमें 7O2 बन रहे थे, है ना, 7O2 बन रहे थे, वो वाले भी यहाँ पे दिखाई देंगे आपको इस तरीके से। ये आपका ये यहाँ पे देख लीजिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सोडियम क्लोराइड आर पुट टुगेदर। ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी करवा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट हो रहा है, जो आपने कहाँ पे पढ़ा था, है ना, जो आपने पढ़ा था कहाँ पर, उसमें पढ़ा था, सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ा था, वो वाला टेस्ट यहाँ पे हो रहा है, उससे भी ये कराएगा। देखो अभी, है ना, सोडियम क्लोराइड मिलाया है, और ये ऑरेंज कलर का जो था ना, ये ऑरेंज कलर का सब्सटेंस जो पड़ा हुआ था, ये कौन सा पड़ा था, ये डाइक्रोमेट पड़ा हुआ था। ये देखो क्या लिख रहा है, पढ़ो। द ऑरेंज वेपर्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड इज फॉर्म्ड इंस्टेंटली। ये ऑरेंज कलर की वेपर्स बन रही हैं, है ना, H2SO4 मिलाने पर।
है ना, H2SO4 मिलाने पर ये बन रही है। देखो क्या लिखा है, सिंस क्रोमाइल क्लोराइड वेपर्स इज वेरी डेंस इट कैन बी poured आउट ऑफ द जार इजिली। देखो इतना सारा डेंस होता है, मैंने वहां बोला भी था कि बहुत ही डेंस वेपर बनता है रेड कलर का। देखो इस तरीके से बन रहा है। ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करवा रहा है और ये क्रोमाइल क्लोराइड की वेपर्स बन रही हैं। अब देखो क्रोमाइल क्लोराइड की जो वेपर्स है ना, ये क्या कर रहे हैं, इसको देखो यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा है, सम क्रोमाइल क्लोराइड वेपर्स आर poured ऑफ द डाइल्यूट H2O2 सल्फ्यूरिक एसिड मिक्सचर। तो यही जो मिक्सचर जो बोर्ड पे बना था, है ना, ये जो मैं टेस्ट की बात कर रहा था यहाँ पे कि डाइल्यूट H2SO4 और H2O2 के मिक्सचर में क्या हो रहा है, जो है ना क्रोमाइल क्लोराइड की वेपर्स मिलाई जा रही हैं। सो क्रोमाइल क्लोराइड की वेपर्स क्या थी, याद है, CrO2Cl2 था। तो यहाँ पे भी क्रोमियम किस स्टेट में था, +6 स्टेट में था। अपने को +6 वाले क्रोमियम चाहिए, है ना, तो वही +6 स्टेट वाला जो था क्रोमाइल क्लोराइड वाला, उसी का डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, वापस देखते हैं इसको। तो जब इसको मिलाया जा रहा है तो देखो ये क्या हो रहा है, देखो ये वेपर्स अंदर जा रहा है इसमें, है ना, इस तरीके से। ये देखो अभी भी ब्लू ऑक्साइड बनना स्टार्ट हो रहा है। देखो सिर्फ वेपर से ही बन रहा है। क्रोमियम के कंपाउंड का ये टेस्ट है, वेपर से ही क्या हो रहा है, नीला। और ये अनस्टेबल भी है, मतलब तो अब ये इसीलिए क्या है कि बॉस जो जार है ना, जार एकदम देखो बिल्कुल स्टिल मतलब रखा हुआ है, थोड़ा सा सेक कर दोगे ना और हल्का सा H2SO4 मिला दोगे तो ग्रीन हो जाएगा, है ना, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है पढ़ो कि डाइक्रोमेट आयन रिएक्ट विद द हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्मिंग अ ब्लू पेरोक्सो कॉम्प्लेक्स दैट कॉल्ड CrO5, है ना, ये बना लेगा। ठीक है, इस तरीके से इसका बनेगा, ये बनता है। क्या समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके, नाउ डन। सो ये कंप्लीट हो गया आपका। ओके, अमाइल अल्कोहल, 5 कार्बन अल्कोहल इज कॉल्ड अमाइल अल्कोहल। 5 कार्बन अल्कोहल इज कॉल्ड अमाइल अल्कोहल। ठीक है, ये रहेगा, क्लियर हो गया। H2O2 वाला पार्ट जो है ना इस तरीके से रहेगा। लास्ट बात जो हमें बतानी थी यहाँ पे वो यही है कि उसमें ये है कि जो हमारा CrO5 है, ये क्या है बेसिकली, इसमें क्या रहता है, ये सिचुएशन है। तो यहाँ पे ये -1 है, -1 है, ये -1 है, पेरोक्साइड लिंकेज होते हैं, इसीलिए इसको पेरोक्सो कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, है ना। तो ये सब पेरोक्साइड बॉन्ड है, इसीलिए अनस्टेबल है, पेरोक्साइड की वजह से अनस्टेबल होता है। और ये -2 स्टेट में, तो अभी आप देख रहे होगे यहाँ पे -6 बन गया चार्ज, तो क्रोमियम जो होगा वो +6 स्टेट में होगा। क्रोमियम जो होगा वो इसमें +6, ये भी पूछ सकते हैं CrO5 में, है ना, CrO5 में क्या होगा, +6 स्टेट में होता है। इस तरीके से भी ये जो है ना वो बन सकता है। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे रहता है, ये कर लो आप, इसमें कंप्लीट करवा दिया मैंने, है ना। ठीक है, और अगर जो बेसिक मीडियम होगा तो बेसिक मीडियम में कैसे करोगे, जस्ट गिव मी 1 मिनट मोर। तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, ये मैं बता ही चुका हूँ आपको। बेसिक मीडियम अगर होगा तो क्रोमियम 3+ कंपाउंड लेना, NaOH लेना और H2O2 लेना। तो H2O2 क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। मीडियम बेसिक है तो गलती से भी ये मत बना देना, है ना, मतलब ये बनेगा Na2CrO4 बनेगा बेसिक मीडियम में, याद होगा आपको। बेसिक मीडियम में क्रोमेट जो है ना वो स्टेबल होता है, ये मत बना देना, Na2Cr2O7 मत बना देना, क्योंकि ये कब होता है, ये होता है एसिडिक मीडियम में स्टेबल। ठीक है, हो जाएगा। ओके, डन। तो यहाँ तक रोक देते हैं और इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इट इज कॉल्ड बटरफ्लाई स्ट्रक्चर ना, ये हो जाएगा। ओके, बाय बाय। तो मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ क्लास को। ठीक है, बाकी आप रिकॉर्डिंग वगैरह देख लेना जैसा भी है।